आपने भी सुना होगा, स्टॉक मार्केट से पैसा बन सकता है, लोग करोड़ों कमा लेते हैं। लेकिन जब आप खुद सोचते हैं कि मैं कैसे शुरू करूं, तो या तो आपको कॉम्प्लिकेटेड शब्दों में जवाब मिलता है या फिर इतना कंफ्यूजिंग कि लगता है ये सिर्फ बड़े लोगों का खेल है। और तभी आपका दिमाग बोलता है यार ये स्टॉक मार्केट मेरे बस का नहीं है। लेकिन आज मैं आपके सारे डाउट्स को यही खत्म करने आया हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपके मन में कभी ये ख्याल आया कि मैं अपनी सैलरी, अपने पॉकेट मनी या अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कैसे बढ़ा सकता हूँ? और फिर जब आपने YouTube या Google पर सर्च किया तो आपको हर तरफ टेक्निकल चार्ट्स, फैंसी वर्ड्स और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स दिखाई दिए। आपके मन में तुरंत ही आया मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं कैसे करूँ? दोस्तों, ये कंफ्यूजन आपका नहीं है, ये कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके अंकल जी के पास एक किराने की दुकान है। वो चाहते हैं कि वो अपनी दुकान को एक्सपेंड करें, नए प्रोडक्ट्स लाएं, दुकान को डबल साइज करें, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं है। वो आपके पास आते हैं और कहते हैं बेटा अगर तुम मुझे 10,000 रुपये दे दो तो मैं तुम्हें अपनी दुकान का 10% हिस्सा दूंगा, जो भी मुनाफा होगा तुम्हारा भी होगा। आप सोचने लगते हैं भाई चाचा जी की दुकान तो चलती है, पैसा तो लगेगा, लेकिन प्रॉफिट में मेरा भी हिस्सा होगा। बस दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट का है। बड़े लेवल पे बड़ी कंपनीज ऐसे ही अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पब्लिक से पैसा लेती हैं और बदले में उन्हें अपना शेयर होल्डर बना लेती हैं। अब आप सोचोगे अच्छा भाई, तो क्या मैं भी रिलायंस, टाटा और इंफोसिस जैसे बड़ी कंपनीज का मालिक बन सकता हूँ? जवाब है बिल्कुल हाँ। आज के डिजिटल जमाने में आप अपने घर बैठे एक छोटी से छोटी रकम से भी बड़े से बड़े बिजनेस का हिस्सा बन सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये सिखाया नहीं जाता। आपको सिर्फ एक बटन दिखाया जाता है बाई या सेल का, लेकिन उस बटन को क्लिक करने के पीछे की असली कहानी कोई नहीं बताता। पर क्वेश्चन ये है कि आखिर पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है और किस तरह आज हजारों कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और करोड़ों लोग अपनी अपनी पसंद के शेयर्स को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। और यह जो हम सुनते हैं आज निफ्टी इंडेक्स बढ़ गया या फिर सेंसेक्स इंडेक्स कम हो गया, आखिर ये सब है क्या? आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो इमेजिन करो कि आपकी एक फास्ट फूड की दुकान है, XYZ फास्ट फूड। आपके एरियाज में आपकी शॉप के काफी चर्चे हैं और दूसरे एरिया से भी लोग आपकी शॉप पे आते हैं। आपको लगता है कि जिन एरिया से लोग ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, क्यों ना आप उन एरियाज में भी अपने शॉप ओपन कर दो। आप अपनी सेविंग्स इकट्ठे करते हो और कुछ पैसे अपने दोस्तों और रिलेटिव से लेकर नई ब्रांच ओपन कर देते हो एंड आपकी दूसरी शॉप भी सक्सेसफुल रहती है और लोगों की भीड़ और बढ़ती जाती है। अब आप सोचते हो कुछ तो बात है मेरे फास्ट फूड शॉप में, क्यों ना अपने सिटी के हर मेजर एरियाज में एक एक ब्रांच ओपन कर दिया जाए। पर इस पूरे सेटअप के लिए आपको काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की नीड होगी, जो आपके दोस्त और रिलेटिव्स भी अब नहीं दे पाएंगे। ऐसे में आप डिसाइड करते हो क्यों ना हाई नेटवर्थ वाले लोगों से हेल्प लिया जाए और बदले में उन्हें अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा दे दूंगा। आप उनके पास जाते हो और अपने फास्ट फूड शॉप के बारे में बताते हो और वो सब कुछ समझने के बाद कन्विंस हो जाते हैं और आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्हें इन्वेस्टर्स या फिर एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं और ये पूरा प्रोसेस आपने शार्क टैंक में देखा होगा। अब इन पैसों को लेकर आप अपने सिटी के सारे फेमस जगह में एक एक ब्रांच ओपन कर देते हो एंड गेस व्हाट, वो सारे स्टोर्स सक्सेसफुल रहते हैं और आपके फास्ट फूड शॉप की चर्चा पूरे शहर में होने लगती है। आप काफी अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होते हो। अब आप चाहो तो यहाँ भी रुक सकते थे, पर आप चाहते हो कि पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आपके फास्ट फूड शॉप का ब्रांच हो। अब इसके लिए ऑब्वियसली आपको काफी ज्यादा कैपिटल चाहिए, जो कि आपके दोस्त और रिलेटिव्स भी अब नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में आप डिसाइड करते हो कि उन्हें आम पब्लिक से हेल्प ली जाए और बदले में उन्हें अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा दे दिया जाए। इस प्रोसेस को IPO कहा जाता है, जिसका मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पर क्योंकि आम पब्लिक भी आपकी कंपनी का हिस्सा बनने वाली है, तो इसका मतलब ये ही हुआ कि आपकी कंपनी में कुछ भी सही या गलत होता है तो उसका इम्पैक्ट आम पब्लिक को भी झेलना पड़ेगा। तो इसलिए इससे पहले कि आप अपना IPO लॉन्च करो, आपको कुछ जरूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करना पड़ेगा, जो आपकी कंपनी की अच्छे से रिव्यू करेगा और सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करेगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर अब आप सेबी के पास जाओगे और सेबी क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है।
सेबी आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा जिसमें आपके बिजनेस का पूरा रिपोर्ट होगा। इन रिपोर्ट्स को देखकर सेबी ये डिसाइड करेगा कि क्या आपकी कंपनी पब्लिक में लिस्ट करने लायक है या नहीं। आपके फास्ट फूड कंपनी के केस में लकीली ये सारे डॉक्यूमेंट्स बढ़िया होते हैं और आपको सेबी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। इसके बाद आप DRHP स्टेज में जाते हो, यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें आप अपनी कंपनी की पूरी डिटेल्स प्रिपेयर करते हो, जैसे बिजनेस ऑपरेशंस, पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फ्यूचर में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है और भी बहुत कुछ। अब फाइनली आप पब्लिक तक इस न्यूज को किसी तरह पहुंचाते हो कि अब आप भी हमारे फास्ट फूड कंपनी का हिस्सा बन सकते हो, जिसके लिए आप अलग अलग तरीके से मार्केटिंग करते हो सो दैट लोगों को पता चल जाए कि आपकी कंपनी भी पब्लिकली लिस्ट होने वाली है। पर यहाँ पर आपको एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि मुझे आखिर एक शेयर का प्राइस कितना रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्राइस ज्यादा रख दिया तो लोग शायद शेयर परचेस ही ना करें और अगर आपने कम रख दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। ऐसे में IPO से पहले आप एक और प्रोसेस से गुजरते हो, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, यानी आप एक मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस सेट करते हो, सपोज 100 से 200 रुपीज, और फिर 3-4 दिन के लिए आप पब्लिक को बिडिंग करने के लिए मौका देते हो। बिडिंग के बाद आपको ये आइडिया लग जाता है कि मैक्सिमम लोगों ने 150 रुपए पर बिडिंग किया था, तो बेहतर यही होगा कि मैं अपनी शेयर का प्राइस 150 रुपए रखूं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फास्ट फूड कंपनी फाइनली अब पब्लिकली लिस्ट हो चुकी है। एंड जो लोग आपको पहले से जानते थे या आपकी फास्ट फूड शॉप पर आकर वो खाया करते थे, उन्हें विश्वास होता है कि आपकी फास्ट फूड कंपनी में कुछ तो बात है और ये कंपनी पक्का आगे जाएगी, तो वो लोग आपके शेयर्स को खरीद लेते हैं। आपके पास फंड्स आ जाती हैं और आप उसका यूज करके पूरे देश भर में अपने फास्ट फूड शॉप की ब्रांच ओपन कर देते हो। अब जो शेयर्स पब्लिक ने खरीदा था वो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है और उसे कोई भी बाई या सेल कर सकता है, और ये बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस हर सेकंड चलती रहती है और ये पूरा खेल होता है डिमांड एंड सप्लाई का। मान लीजिए आपके शेयर को 10 लोग बेचना चाह रहे हैं पर 20 लोग ऐसे हैं जो उनको खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, तो ऐसे में आपके शेयर की डिमांड बढ़ जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आपके शेयर की प्राइस भी बढ़ जाती है। वहीं पे अगर आपके शेयर को 10 लोग बेचना चाह रहे हैं पर सिर्फ 5 लोग ही हैं जो उसे खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके शेयर की डिमांड कम हो जाती है, जिसके वजह से आपके शेयर की प्राइस भी घट जाती है। अब ये डिमांड एंड सप्लाई बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इनमें से काफी फैक्टर्स तो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है और मार्केट के हिसाब से आपकी प्राइसिंग क्या है। पर बहुत सारी एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होती है जिन पर कंपनीज का उतना कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, रेगुलेटरी चेंजेस, पॉलिटिकल शिफ्ट्स, इमोशंस, न्यूज, इकोनॉमिक कंडीशंस, ट्रेड पॉलिसीज और भी बहुत सारी फैक्टर्स। और हमारे देश में एक और फैक्टर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, र्यूमर्स। अगर हमारे आसपास के 10-15 लोग अगर हमें बोल दे कि उस कंपनी का कंडीशन बहुत खराब होने वाली है, तो फिर हम बिना कुछ रिसर्च किए या दिमाग लगाए र्यूमर्स के पीछे भागने लगते हैं और ऐसे में उस कंपनी के शेयर्स को सब बेचने लगते हैं, जिसके कारण उस कंपनी के शेयर्स प्राइस अचानक से गिरने लगती है। पहले के टाइम पे जब ट्रेडिंग कागज पे हुआ करती थी तो मार्केट ओपन होने से पहले इसी तरह किसी कंपनी के बारे में र्यूमर्स फैला दिए जाते थे और फिर मार्केट ओपन होने पे उस कंपनी के शेयर्स उसी र्यूमर्स के हिसाब से परफॉर्म करते थे। आपने ये सेम चीज हर्षद मेहता स्कैम सीरीज में भी देखी होगी, जहां पे हर्षद मेहता ACC सीमेंट के ऊपर र्यूमर्स फैला देता था और जब मार्केट ओपन होता था तो ACC सीमेंट का परफॉर्मेंस हर्षद मेहता के फैलाए गए र्यूमर्स पे बेस्ड होता था। आज के टाइम पे अगर आपको इंडियन मार्केट के हेल्थ को समझना है तो आप निफ्टी इंडेक्स या फिर सेंसेक्स इंडेक्स को देखते हो। निफ्टी इंडेक्स असल में NSE में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है, वहीं सेंसेक्स BSE में लिस्टेड कंपनी में से टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है। सो निफ्टी एंड सेंसेक्स के परफॉर्मेंस से हमें ओवरऑल इंडियन मार्केट के परफॉर्मेंस का अंदाजा लग जाता है। यानी अगर NSE की टॉप 50 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यह तो हमें समझ आ गया कि आखिर शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है, पर अब क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे को किसी और कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करूंगा, और अगर मैं इन्वेस्ट भी करना चाहता हूं तो क्या क्या पॉसिबल तरीके हैं। आखिर मैं शेयर मार्केट का हिस्सा बनकर अपने पैसे को ग्रो कैसे करूंगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के मेनली 2 तरीके होते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
अगर आप चाहते हो कि आप पर्सनली किसी कंपनी की पूरी डिटेल्स पढ़ो एंड देन ये डिसाइड करो कि मुझे इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं, यह कहलाता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब कि आप डायरेक्टली पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हो। वहीं अगर आप चाहते हो कि भाई कौन ये सब टेक्निकल चीजों को पढ़ेगा, मुझे तो बस अपने पैसे डालने हैं और चुपचाप एक अच्छा रिटर्न लेकर निकलना है, तो ऐसे में आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हो, जिसे हम म्यूचुअल फंड्स भी कहते हैं। एंड आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड जरूर सुना होगा। म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली आप अपना पैसा एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स के हाथों में दे देते हो, जो स्टॉक मार्केट को अच्छे से जानते हैं और वो एनालिसिस करके आपके पैसे को बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। आपका ये फंड एक्सपर्ट फंड मैनेजर मैनेज करता है, इसलिए इन फंड्स में स्टॉक के कंपैरिजन में बहुत कम रिस्क होता है। पर एक क्वेश्चन ये उठता है, आखिर स्टॉक मार्केट तो पिछले 100-200 सालों से हमारी लाइफ का हिस्सा रहा है, पर पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई? एनएससी को इंडिया में अपने पहले 1 करोड़ इन्वेस्टर रजिस्टर करने में 14 साल का वक्त लगा था, लेकिन 2024 में सिर्फ 5 महीने में ही इन्वेस्टर्स की तादाद 9 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गए। यानी 1 करोड़ नए इन्वेस्टर्स सिर्फ 5 महीने में रजिस्टर किए जा चुके हैं। एनएससी की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 30 साल से कम उम्र के इन्वेस्टर्स के नंबर में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला है। मार्च 2018 में 22.9% इन्वेस्टर्स की एज 30 साल से कम थी, जो बढ़कर 40% हो गई है। PwC इंडिया और द इंडस्ट्री ग्रुप एसोकम की रिपोर्ट के हिसाब से 2025 तक रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या 15 करोड़ तक बढ़ जाएगी। पर इतनी रैपिड पॉपुलैरिटी के पीछे आखिर रीजन क्या है? इसके पीछे का असली रीजन है स्टॉक मार्केट का डिजिटलाइज होना। डिजिटलाइजेशन की वजह से बहुत लोगों के लिए स्टॉक मार्केट की एक्सेसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की वजह से ब्रोकरेज फीस की कॉस्ट भी कम हुई है, जिस वजह से स्टॉक मार्केट में एंट्री करना बहुत ही इजी हो गया है। आप अभी बैठे बैठे इसी वक्त किसी भी ब्रोकरेज ऐप में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। कहीं भी दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है और फिर आसानी से किसी भी कंपनीज के शेयर्स को बाई या सेल कर सकते हो। फंड्स इंडिया की स्टडी के हिसाब से पिछले 20 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट ने 16% का रिटर्न दिया है, जो बाकी सारे ट्रेडिशनल एसेट्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क निफ्टी 50 ने दुनिया के सारे इंडेक्स के मुताबिक कई ज्यादा रिटर्न बनाकर दिए हैं। इस रैपिड ग्रोथ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। आज इंडिया में बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट्स को बहुत ही इजी एंड आसान लैंग्वेज में लोगों को समझा रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा लोग इस मार्केट का हिस्सा बन रहे हैं। पर कैसा हो अगर इस पैसे से भरे मार्केट को लोग गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करने लगे? कैसा हो अगर मेजॉरिटी लोग यह सपना देखने लगे कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा? कैसा हो अगर लोग बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी नॉलेज के अपनी पूरी सेविंग्स इस मार्केट में डाल दें, बस अपने किस्मत के भरोसे कि मेरा पैसा भी 100 गुना बढ़ जाएगा। बदकिस्मती से आज इंडिया में यही चीज हो रही है। सेबी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 10 में से 9 लोग लॉस का सामना कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2024 के दौरान लोगों ने लगभग 1.8 लाख करोड़ की लॉस की है। आप समझ रहे हो, 1.8 लाख करोड़ मतलब कितने लोगों की पूरी जिंदगी की सेविंग्स एक झटके में साफ हो गई होगी। 1 करोड़ लोगों में से 93% लोग ऑन एन एवरेज 2 लाख का लॉस कर चुके हैं, और इन सारे लोगों में से सिर्फ 1% ही लोग ऐसे थे जो 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट बना पाए। और ये डेटा उस इन्वेस्टमेंट की नहीं है जिसकी बात अब तक हम इस वीडियो में कर रहे थे, बल्कि ये डेटा है ऑप्शंस ट्रेडिंग। लगभग 1,20,000 रुपए आपको FNO में खोते हुए देखे हैं। ज्यादातर उसमें ऑप्शन ट्रेडर्स ने पैसा खोया है। So what is happening is because of option trading, you're seeing wealth flow from the masses to select few. कि एक ही दिन में कितना बड़ा स्ट्राइक प्राइसेस में मूवमेंट हो रहा है, ये क्या दर्शा रहा है? मतलब आगे क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग पर अप्रोच थोड़ी बदलनी पड़ सकती है क्या? तो दोस्तों, थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। मैं जानता हूँ आपके अंदर एक स्पार्क है आगे बढ़ने का, कुछ सीखने का, लेकिन इसके लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप सीख के समझ के ही मार्केट में एंटर करोगे, और इस पूरे जर्नी में हम आपके साथ हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी तो आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड हमें सपोर्ट करने के लिए, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आप जिन्हें जानते हो
आपको लगता है कि इस वीडियो से उनको कुछ वैल्यू मिल पाएगा, उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो पाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करना। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। जय हिंद।